हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए बच्चों, आज हम करेंगे कुछ ऐसी यूनिट्स की स्टडी जो डेली यूज़ में हालांकि हमारे नहीं आती हैं, लेकिन जब बहुत लंबी लेंथ को हमें मेज़र करना हो तो इनका यूज़ होता है। हालांकि ये एसआई यूनिट नहीं है, बट बहुत लंबी लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, इसीलिए ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी यूनिट्स हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लेंथ से का मेज़रमेंट के लिए होती हैं तीनों ही यूनिट ये, क्योंकि लेंथ ही सबसे ज़्यादा लंबे टाइम मतलब ज़्यादा मेज़रमेंट जो है वो लेंथ का ही ज़्यादा होता है। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एक तो इसे ए यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ये और ये, ठीक है, ए यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए कितनी होती है, देखिए ये यूनिट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इतनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होती है कि आप ये मान लीजिए आपकी अर्थ की सन से जो डिस्टेंस है, इतनी ज़्यादा जो लेंथ है, उसे कहते हो आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे आप कहो 1 मीटर कितना होता है, आप मेज़र करके स्केल से बता दो जी 1 मीटर इतना होता है। तो ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। वैल्यू क्या है एक्चुअली इसकी, तो देखिए 1 AU की यूनिट वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर कहीं पे AU यूनिट ले ली जाए किसी क्वेश्चन में और उसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है, तो आपको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट देखिए आपकी है लाइट ईयर। LY दोनों ही स्मॉल हैं, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कितनी होती है, देखो लाइट ईयर होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इस ईयर के कारण यहाँ पे ईयर आया है, और क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट वर्ड आया है। लाइट ईयर से क्या मतलब हुआ, देखने में लग रहा होगा कि ये किस चीज़ की यूनिट है, टाइम की, क्योंकि ईयर आ रहा है, बट ये लेंथ की ही यूनिट है। इसमें लेंथ को मेज़र करना है। देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, 1 साल तक आप लगातार जो है लाइट उसको ट्रैवल करवाते रहिए, जितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगी वो ही उसकी क्या हो जाएगी, लाइट ईयर। वो जो वैल्यू हो जाएगी मीटर्स के अंदर वो उसकी लाइट ईयर हो जाएगी। तो कितने मीटर होते हैं देखिए लाइट ईयर में, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये वैल्यू होती है लाइट ईयर की, अगर मीटर में कन्वर्ट की जाए। नेक्स्ट है हमारी पारसेक। सबसे इन तीनों में सबसे लंबी लेंथ है अगर, दैट इज पारसेक। कितना होता है देखिए 1 पारसेक। ये भी सेक जो है ये सेकंड के लिए आया है, बट ये भी लेंथ की ही यूनिट है, टाइम की नहीं है। तो देखिए 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻19 मीटर। अब आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए ये 11 है पावर, ये 15 है, ये 19 है, तो ये सबसे लंबी लेंथ है इन तीनों में। देन उसके बाद लाइट ईयर है, और देन उसके बाद आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब कहीं पे मान लीजिए इन तीनों के बीच ही लिंक पूछ लिया जाए, आपसे बोला जाए 1 AU में कितने लाइट ईयर होंगे, तो आपको क्या करना है, मीटर्स का कंपैरिजन कर लेना है। दोनों मीटर में है, आप इस वैल्यू को लाइट बोलते हो तो इतनी ही आप क्या ले लो, मीटर में आप AU निकाल सकते हो यहाँ से कंपैरिजन करके। तो आप इन तीनों में भी आपस में लिंक निकाल सकते हो। अब देखिए इसके अलावा कुछ हमारी स्मॉल लेंथ की भी यूनिट्स होती है। तो लार्ज लेंथ की है, बहुत लंबी लंबी लेंथ्स हो, बट अगर स्मॉल लेंथ आ जाए तो आप क्या करोगे। तो देखिए स्मॉल लेंथ के लिए आपके लिए पास क्या क्या है, थोड़ी बहुत आप कुछ इनके बारे में पढ़कर भी आए हो 10th तक। आप पढ़कर आए हो जब किसी के आगे मिली लग जाता है, मिलीमीटर, मिली एम्पियर, मिली वोल्ट, तो वहाँ पे आपके मिली का मतलब क्या हो जाता है, 1 मिली इज इक्वल टू, मिली के पीछे यूनिट कुछ भी हो सकती है, वो होता है 10⁻³ किससे क्या करेंगे 10⁻³ का, 1 मिलीमीटर होता मान लीजिए यहाँ पे,
1 मिलीमीटर होता और आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो 10⁻³ से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लीजिए आपको बोला है 5 मिलीमीटर है, तो आपको क्या करना है, मीटर में लाना है ना, तो आप क्या करो 5 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, देन वो यूनिट मीटर में आ जाएगी। मीटर की जगह कुछ भी हो सकती है यूनिट आपकी, कोई भी एसआई यूनिट या नॉन एसआई भी ले सकते हो। मिली का मतलब मैंने बताया जस्ट आपको, तो मिली होता है आपका इतना। उसके बाद आपका आता है देखिए माइक्रो। जब भी किसी के आगे मिली होगा तो वहाँ पे स्मॉल m लिखा हुआ होगा, जैसे मिली एम्पियर ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये मिली आपको ऐसे दिखा हुआ मिलेगा। अब आता है 1 माइक्रो। माइक्रो होता है देखिए 10⁻⁻6 माइक्रो वोल्ट मिल गया। मान लो आपको सिंबल क्या होता है, देखो इसका माइक्रो का ऐसे कुछ यू करके बनाया जाता है, ये आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको माइक्रो वोल्ट मिल जाए अगर, तो आपको क्या करना है 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो उस वैल्यू को, देन वो आपकी वोल्ट में आ जाएगी। ओके, देन आपका नेक्स्ट है देखिए नैनो। इन्हें आप सीक्वेंस में याद रखिए। देखिए 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, फिर थर्ड है आपका ये होता है 10⁻⁻9। किसी के भी आगे अगर आपको नैनो मिल जाता है तो उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। इसका सिंबल होता है स्मॉल n। उसके बाद आपका कितना होगा देखिए, उसके बाद आपका होता है 1 पिको। ये होता है 10⁻⁻12। इसका सिंपली आपको p लिखा हुआ मिलेगा आगे। मीटर है तो pm, पिको मीटर, पिको मीटर लिखा मिलेगा, तो आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका एक फर्मी और है आपका, जो काफ़ी आपको न्यूमेरिकल्स जो आप करोगे उनमें मिल सकता है। तो फर्मी होता है 10⁻⁻15 और इसके आगे पूरा का पूरा आपका फर्मी लिखा हुआ मिलेगा, कोई शॉर्टकट आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है। एक एंगस्ट्रॉन्ग और होता है देखिए, वो थोड़ा आप ध्यान रखिए, 1 एंगस्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये यहाँ पे एक साइड में एक ये वैल्यू मिलेगी, एक ही से 1 एंगस्ट्रॉन्ग पढ़ा जाता है। तो ये जब होगा तो 10⁻⁻10 से मीटर से आपको मल्टीप्लाई, लेंथ की यूनिट है इसलिए, तो 10⁻⁻10 मीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी। कहीं भी एंगस्ट्रॉन्ग मिलता है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कुछ स्मॉल यूनिट्स है, बहुत छोटी लेंथ की यूनिट्स है। और इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो बहुत लार्ज डिस्टेंस अगर मेज़र करना हो तो उसके लिए वो यूनिट्स यूज़ होती है। नॉर्मल तो हम किलोमीटर, मीटर ये यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। मेन मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ हमारा कॉन्सेप्चुअल था, आगे हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। किस किस यूनिट्स को किस तरीके से मेज़र करते हैं, या किस चीज़ को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट्स, ये सिर्फ हमारे याद रखने के लिए, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ सकती है। बट जो मेन टॉपिक है यानी जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो अब हमारा पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखिए कौन सा है, सबसे पहला पार्ट हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। कंफर्म क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, देखिए देखिए क्या है डायमेंशन। अगर मान लीजिए मैं इस पेन की ही बात करूं और मैं इससे आपसे पूछूं कि इसके डायमेंशंस क्या हैं, तो आप क्या बताओगे, यहाँ से लेंथ इतनी है, यहाँ से इसकी विड्थ इतनी है, अगर ऐसे हो तो हाइट इतनी है, यही डायमेंशंस होती हैं। अगर उसे लेंथ में मेज़र करते हैं तो लेंथ, विड्थ है या उसकी कोई डेप्थ है, ये सब उसकी मेज़रमेंट हो गई। कोई हैवी चीज़ है, अगर उसके वेट की हम बात करते हैं तो किलोग्राम यानी उसका मास। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो मास, ये भी उसकी एक डायमेंशन हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जो डायमेंशनल उसका एनालिसिस करते हैं, कौन कितनी लंबी है, कितना वज़न है, इस तरीके से। तो इसकी मेनली 3 आपकी डायमेंशंस होती है। देखिए कौन कौन सी है,
लेंथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों आपकी। देखिए ये 3 डायमेंशंस है, ये 3 मेनली आपने ध्यान रख ली तो बहुत इजी है ये। लेंथ जब भी कहीं मिलती है आपको, उसे आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल एल से, मास को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल एम से, और टाइम को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल टी से। अब लिखेंगे कैसे? तो देखिए मान लो सबसे सिंपल लेते हैं, आपसे बोला जाए कि मास को ही मेज़र करना है आपको। मास की डायमेंशंस की बात करें, कोई लेंथ नहीं होती, होता है कोई लेंथ? अगर आपको देखा जो कोई मास पकड़ा दे, कह दे इसका मास कितना है, तो आप क्या उसकी लेंथ कर मेज़र कर दोगे? नहीं करोगे। तो यानी लेंथ तो उसमें क्या है, लेंथ की बात करें नहीं है, मास तो है, हम इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे, लेंथ नहीं है। मास की बात करें, मास है, मास ही तो मेज़र कर रहे हैं, तो कुछ वज़न तो है उसमें, तो मास भाई है उसमें, हम देखेंगे चेक करते हैं, मास तो है जब मास चेक कर रहे हैं तो। तीसरी बात करें टाइम, किसी चीज़ के मास को मेज़र करने के लिए आपसे बोला जा रहा है और आप टाइम की बात कर रहे हो, बेकार है, टाइम की बात ही नहीं हो रही, हम तो मास की बात कर रहे हैं, तो टाइम भी नहीं है। अब इस कंडीशन में जब आपको उसका डायमेंशंस लिखनी है, जब आपको उसकी डायमेंशंस लिखनी हो तो आप क्या करोगे, इनको सीक्वेंस में रखोगे, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, सब ये सीक्वेंस में एम एल टी, ये तीनों एक साथ आएंगे। आप ब्रैकेट्स में भी बंद कर सकते हो आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर चलते हो, वैसे नॉर्मली खाली हम ऐसे भी लिख देते हैं इसको बिना ब्रैकेट्स बंद करें। तो देखिए मास यहाँ पे है 1, लेंथ नहीं है 0, टाइम नहीं है 0, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ मास, ये मास की डायमेंशन हो गई। और समझते हैं, अब मान लीजिए आपको बोला जाए कि सेकंड दे दिया आपको, मान लो सेकंड की मेजर डायमेंशंस बताइए। सेकंड की बात करें, सेकंड की बात करते हैं चलो, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड में मास होगा नहीं होगा, सेकंड में लेंथ होगी नहीं होगी, टाइम है सेकंड तो लेंथ कहाँ से होगी उसमें। तीसरी बात करते हैं टाइम, बिल्कुल है, सेकंड खुद एक टाइम ही तो है, तो आपके टाइम कोई भी दे दे, सेकंड, आवर या आपका मिनट्स, तो आपका डायमेंशंस ये होगा। अब थोड़ा सा हम अब करते हैं अपना लेवल, बस ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेनली। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करें, फिर से हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए मास इसमें नहीं होगा, डिस्टेंस लेंथ होती है, बिल्कुल लेंथ होगी। टाइम की बात करें, डिस्टेंस में कोई टाइम भी नहीं होता, तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस की डायमेंशन। देखिए अब और एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं वेलोसिटी। क्या होता है, देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेज़र होगी, लेंथ में, लेंथ होती है डिस्टेंस एक, टाइम क्या होता है, टाइम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकंड ले सकते हो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही ले लीजिए आप, मीटर वगैरह में देखिए टाइम से मतलब है सिर्फ, चाहे आपका सेकंड हो, आवर हो, कुछ भी हो, और लेंथ होनी चाहिए, चाहे मीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो, यूनिट कुछ हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो लेंथ है, मास है या एक टाइम है। तो आपका एल अपॉन टी हो गया, क्या लिख सकते हो, एम नहीं है इसमें, तो एम तो क्या हो जाएगा 0, एल 1, टी भी है 1 लेकिन अपॉन में है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर वो टी -1। ये हो गई आपकी इसकी डायमेंशंस। ऐसे ही मान लीजिए आपसे बोला जाए एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की क्या होगी, देखिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, या आप डायरेक्ट वेलोसिटी की टर्म्स में ले सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी की आप निकाल चुके हो, उसी के अपॉन में एक और टाइम लगाओ। अब मान लो आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन दे दिया, उससे पहले आपको वेलोसिटी नहीं पता, डायरेक्ट एक्सेलरेशन आया है, तो आप वेलोसिटी अपॉन टाइम में क्या करो, वेलोसिटी को भी और आप टुकड़े कर लो। क्या कर लोगे, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी था तो टाइम का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगी डायमेंशंस, मास अगेन नहीं है, डिस्टेंस लेंथ है, और टाइम अपॉन में है और स्क्वायर है, तो t -2। ये हो गई आपके एक्सेलरेशन की। तो ऐसे आप इनकी डायमेंशंस निकाल सकते हो और ये एग्ज़ाम में आती हैं। अब देखिए मान लो कोई ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी आपको दे दी जाए जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता,
एज्यूम करो, जैसे मान लीजिए मोमेंटम दे दिया, आपको मोमेंटम दे दिया। कईयों ने तो मोमेंटम अभी पढ़ा ही नहीं होगा, 11th की स्टार्टिंग चल रही है, बट मैं थोड़ा बता देती हूँ, आप 11th में पढ़ लोगे मोमेंटम के बारे में अच्छे से। मोमेंटम थोड़ा सा आप 9th में पढ़ कर आए हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो टॉपिक था वो। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता, भूल गए हम। लेकिन अगर किसी के फॉर्मूले याद नहीं है बट उसकी यूनिट आपको याद है, जो लास्ट में आप ऐसा यूनिट लगाते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लो आपके मोमेंटम के फॉर्मूले याद नहीं है बट आपको इसकी यूनिट याद है कि वो होती है kg मीटर पर सेकंड, ये उसकी यूनिट होती है, ये आपको ध्यान है मान लो। तो इस यूनिट से बनाओगे आप, क्या होगा देखो, kg किसकी यूनिट है, मास की, तो m1, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की 1, टाइम अपॉन में है, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो क्या हो गई देखिए डायमेंशंस, m1 l1 t-1, ये आपके किसकी, मोमेंटम की डायमेंशंस होगी। हमें फॉर्मूला नहीं पता था, हमें यूनिट पता था, तो वहाँ से आ गई। बट अगर फॉर्मूला भी जानना चाहो तो मैं बता देती हूँ, mv होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ से बनाते वो भी आपका m1 ही आना था, और वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यही होना था। कैसे भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से या यहाँ से। अब कुछ हम क्वांटिटीज़ लेते हैं, उनकी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए मैं पहले क्वांटिटीज़ लिख देती हूँ सारी, आप एक बार उनकी कोशिश खुद करके देखिए। तो देखिए अब ये मैंने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिखी हैं। आप पहले तो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन्हें आप पॉज करके नोट करके नोटबुक के अंदर कहीं, और इन्हें एक बार आप खुद ट्राई करके देखिए, ठीक है। और बाकी तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है हमारा एरिया। एरिया में शॉर्टकटली हम करते हैं बिना फॉर्मूला लिखे। एरिया आप किसी भी चीज़ का ले लो, अगर आप देखो तो लेंथ 2 बार आती है। देखिए अगर आप किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर का लेते हो, चलो रेक्टेंगल का लेते हैं, L इंटू बी। स्क्वायर का लेते हो, साइड का स्क्वायर 2 बार। सर्किल का लेते हो, पाई आर स्क्वायर। आर जो है वो भी क्या है, आपकी लेंथ है, उसका स्क्वायर हो रहा है। तो एरिया के लिए अगर हम बात करें तो सीधा सा फॉर्मूला आप L इंटू बी ले लीजिए, यानी लेंथ जो है वो 2 बार आनी है। तो क्या हो जाएगी डायमेंशंस, मास 0, लेंथ 2 और टाइम 0। ऐसी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम में जो लेंथ होती है वो 3 बार आती है। अब किसी भी शेप का वॉल्यूम ले लो, तो क्या हो जाएगा देखिए, m0 l3 t0। डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना होता है, m1, L और 0 होगा, L और T 0 हो जाएगा मास के लिए। वॉल्यूम की बात करें डायरेक्ट आपको पता है L3, ये यहाँ से, ये देखिए अगर ये नहीं भी है तो भी वॉल्यूम में 3 बार लेंथ आती है, L का क्यूब, तो अपॉन में L क्यूब। तो क्या हो जाएगा देखिए, m1 L-3 T0। फोर्स की बात करते हैं, क्या होता है, ma F इज इक्वल टू मास m1। अब देखिए हम डायरेक्ट बिना कुछ भी एक भी वर्ड लिखे हम एक्सेलरेशन का निकालते हैं। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऊपर डिस्टेंस 1 बार और टाइम 2 बार नीचे। अभी बताया था मैंने आपको, v अपॉन टी कर लो, इसका क्या होगा, डिस्टेंस s से रिप्रेजेंट होती है, तो s अपॉन टी वेलोसिटी की जगह आया, एक t और है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन। तो वहाँ से क्या हो जाएगी, लेंथ 1 बार है और t 2 बार है, नीचे है, ऊपर जाके -2 हो गया। ये आपके फोर्स की हो गई। प्रेशर क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या हो जाएगा, जैसे भी आपने निकाला है, m1 L1 T-2 और एरिया का L स्क्वायर होता है। अब देखिए सॉल्व करते हैं,
m1, नीचे पावर 2 है, ऊपर 1 है, 1 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, नीचे 1 पावर और बचेगी और वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। बाकी आपका ये एज इट इज़ है। ये आपकी हो गई प्रेशर की। वर्क की बात करें, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है फोर्स? जस्ट अभी निकाला, m1 L1 T-2, डिस्टेंस एक और L आ गया। सॉल्व कर लीजिए, m1 L2 1 and 1 और T हो गया -2। ये डायमेंशंस हो गई आपकी वर्क की। पावर की बात करें, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 10th में पढ़कर आए हो आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। क्या होगा पावर का फॉर्मूला? एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। वर्क जस्ट निकाला है अभी आपने, और अगर नहीं भी आपको, अब यहाँ तो चलो आप कह दोगे ऊपर निकाला है, बट आपको वहाँ पे पूरा खुद निकालना पड़ेगा। जो वर्क का आपने ये निकाला है, पावर का निकालने के लिए पहले आप वर्क सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद अपॉन में एक टाइम और बढ़ा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? m1 L2 T पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -3 हो गया। देखिए मैं यहाँ पे एनर्जी लिखना भूल गई हूँ, एक एनर्जी और मेंशन कर लीजिएगा आप। अगर हम एनर्जी के फार्मूले की बात करें तो देखिए एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? एनर्जी के फार्मूले की वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, और फिर से बता दूं, वर्क और एनर्जी दोनों बिल्कुल सेम है। क्यों? वर्क की यूनिट आप देखते हो वो जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो जब यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशंस में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो डायमेंशन आपके वर्क की आई है वही एनर्जी की होगी। बट फिर भी मान लो कहीं पे आप भूल गई ये चीज़ कि वर्क की जो है वही एनर्जी की है, या एनर्जी की निकालने और वर्क की ही निकालनी नहीं आती, तो एनर्जी क्या करोगे? तो उसके लिए आप क्या करना, पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला पढ़कर आए होंगे, mgh 9-10 में पढ़ाया जाता है, और ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी होती है mv²। दोनों ही एनर्जी है, किसी भी फॉर्मूले से आप निकाल लो वही डायमेंशंस आनी है। किसी भी टाइप की एनर्जी की निकाल लो, चाहे हीट एनर्जी है, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी है, आप एनर्जी का फॉर्मूला जब भी निकालोगे हमेशा वही यूनिट आएगी, चाहे आप किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करो। तो मैं आपको इससे दोनों में से ही एक बार कोई सी एक या दोनों से निकाल के दिखाती हूँ। चलो मैं, देखिए mgh की बात करते हैं। मास 1, g क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा? L1 T-2, L लेंथ एक बार, डिस्टेंस टाइम 2 बार, मल्टीप्लाई में एक L और है। हाइट क्या होती है? लेंथ ही तो है, तो ये आ गया आपका m1 L2 T-2। बात करते हैं इसकी, हाफ तो कांस्टेंट होता है, कोई डायमेंशन होगी नहीं। नेक्स्ट है आपका मास, तो ये m1, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। हाँ, अब देखिए ये m1 वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी होती है L1/T1, स्क्वायर कर दो, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। टी को ऊपर ले जाओ, m1 L2 T-2, सेम है बिल्कुल। और यहाँ पे आप वर्क की देख लो, सेम वही आई है। तो किसी भी फॉर्मूले से आप निकालो सेम रहनी है, तो इसीलिए डायरेक्ट भी आप याद रख लो, जो वर्क डन की होती है वही आपकी किसकी? एनर्जी की भी होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं देखिए एंगल पे। एंगल की बात करें अगर हम, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा ये भी मैथ्स के अंदर आपने 9-10 तक। अब आर्क किस में मेज़र होती है? लेंथ में। रेडियस किस में मेज़र होती है? लेंथ में। लेंथ से लेंथ कैंसिल, भाई पावर 1 होगी, ये -1 होगी, पावर 0, वैल्यू 0। डायमेंशन नहीं है, तो ये होती है एक डायमेंशन लेस यूनिट। डायमेंशन लेस यूनिट या डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है एंगल। टेम्परेचर की बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखना, टेम्परेचर के लिए आपको ना तो m यूज़ करना है, ना L ना T, आपको इसके लिए अलग से केल्विन के लिए K लेना है। सेम ऐसे ही करंट के लिए आपको एम्पियर जो होता है वो A लेना है। यानी अब आपकी 5 हो गई हैं। M L T इनके बेसिस पे आप करते ही थे, एक आपको K और A और लेना है। K टेम्परेचर के लिए और करंट के लिए एम्पियर का A। नेक्स्ट चार्ज की बात करें, चार्ज देखिए क्या होगा फॉर्मूला, I = Q/T। करंट का एक फॉर्मूला होता है, I = Q/T।
चार्ज अपॉन में टाइम, हमें चाहिए चार्ज, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी, क्यू इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई हो गया, तो आई इंटू टी, करंट के लिए मैंने बताया एम्पियर डायरेक्ट लेना है और टाइम है 1, तो A1 T1, एम और एल भी लगा सकते हो, M0 L0 T1 A1, ए वैसे बाद में लिखना, लास्ट में लिखना इसे, तो आपका हो गया M0 L0 T1 A1, आप इन दोनों को उड़ा भी सकते हो, सीधा L1 और T1 भी यूज़ कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से नहीं निकले क्योंकि पहले आप रेजिस्टेंस नहीं निकाला अभी हमने, फिर ये इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वहाँ से ले लीजिए। वर्क का कितना आया था अभी जस्ट आपने यहाँ पे निकाला था, देखिए ये रहा M1 L2 T माइनस 2 और अपॉन में चार्ज, चार्ज का जस्ट अभी ये निकाला है आपने, देखिए T1 A1, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, M1 रहेगा, L2 रहेगा, T माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि ये भी -1 होगा ऊपर जाके, और A -1 हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी इसकी रेजिस्टेंस की बात करें। अब आप V इज इक्वल टू आई आर से निकाल लो, R कितना हो गया, V अपॉन I, वोल्टेज का आपने ये निकाला है अभी, M1 L2 T माइनस 3 A -1 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके टाइम, तो एक टाइम आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, ऊपर वो जाके माइनस होगा तो -4 हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस का हो गया। तो इतनी ये जो क्वांटिटीज़ मैंने आज ली हैं, ये सिर्फ वो क्वांटिटीज़ ली हैं जो आपने पढ़ी हुई है 9th या 10th तक। अभी मैंने वो क्वांटिटीज़ तो ली ही नहीं है जो आप 11th में पढ़ोगे, उनमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेथड आपको ध्यान रखना है, कभी भी एक तो ये गलती मत करना डायमेंशंस को रट्टाफिकेशन करके और दिमाग में फिट करने की, इन्हें आप कैलकुलेट करना सीखिए, बहुत ईजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला याद हो या यूनिट याद हो, दोनों से निकलेगा ही। और 11th और 12th में जो आप इससे भी बड़ी बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ोगे, उनके डायमेंशंस भी ऐसे ही निकलने, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे हम यूनिट्स पढ़ते जाएंगे, कोई भी फिजिकल कोई यूनिट आती है जैसे हमारे, तो जैसे जैसे यूनिट्स आती जाएंगी हम उनके डायमेंशंस वहीं हैंड टू हैंड उनके सॉल्व करते चलेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी वो टॉपिक स्टार्ट करती हूँ बहुत लंबा हो जाएगा वो। तो नेक्स्ट जो है हमारा डायमेंशन एनालिसिस से ही रिलेटेड है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।